आज के मुख्य समाचार। संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलें 26 अप्रैल तक गिराने के आदेश। शिक्षक संघ और कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा मेमोरेंडम। लोअर खरहाल क्षेत्र में पंप हाउस में चोरी, ग्रामीणों में रोष। कोट गांव में पुलिस की छापेमारी, आरोपी के घर से विदेशी पिस्टल बरामद। शहीदी दिवस पर भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान का संदेश। एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने गिनाई 3 साल की उपलब्धियां। शहीदी दिवस पर गेयटी थिएटर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद कमेटी को 26 अप्रैल तक अवैध रूप से बनाई गई ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का काम पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। शनिवार को कोर्ट में अवैध निर्माण से जुड़े 55 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें बहुचर्चित संजौली मस्जिद का मामला भी शामिल रहा। मस्जिद कमेटी को पहले 15 मार्च तक अवैध निर्माण गिराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन काम पूरा न होने के कारण अब नया समय दिया गया है। कमेटी ने दावा किया कि अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आसपास रिहायशी इलाका होने के कारण एहतियात बरतनी पड़ रही है। इसके साथ ही मलबा हटाने का काम भी जरूरी है, जिसके लिए 1 महीने का समय मांगा गया था। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली 2 मंजिलों का भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसमें मस्जिद के नक्शे और राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। यदि यह रिकॉर्ड समय पर पेश नहीं होता है तो इन मंजिलों को भी गिराने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ अनुपस्थित रहे। इसी बीच वक्फ बोर्ड ने नगर निगम से राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए समय मांगा है और इसके लिए डीसी शिमला को एक आवेदन भी सौंपा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से पेश वकील ने बताया कि इसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है, जहां आगामी हफ्तों में सुनवाई होगी। कोर्ट ने राजधानी के 7 भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं। इनमें मॉल रोड, कच्ची घाटी, लाल पानी, पुराना बस स्टैंड, कृष्णा नगर और छोटा शिमला के भवन शामिल है। इन मामलों में बिना अनुमति अतिरिक्त मंजिलें बनाना, छज्जे बढ़ाना, सीढ़ियां जोड़ना और एटिक की ऊंचाई बढ़ाने जैसी अनियमितताएं पाई गई है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सभी अवैध निर्माणों को तय समय से हटाना अनिवार्य होगा। हिमाचल राज्य अध्यापक संघ और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संघ की ओर से एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया, जिसमें शिक्षा और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी डीए की 3% की, वो थोड़ी अटपटी लग रही थी, उसमें कहीं वो मेल नहीं खा रहा। और तो उन्होंने बोला कि 15 मई से लागू होगा, कब का डीए है कब का नहीं है, और 3% डीए जो है वो जुलाई 2024 का डीए है, और जबकि पेंडिंग डीए भी जुलाई 2023 का पेंडिंग डीए है, तो वो 4% है। और शुरुआत तो वहीं से हुई है जहाँ छोड़ा हुआ है, तो उसको लेकर हमने क्लेरिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री से चाहिए थी और उनसे हमने मांग की है कि पहले आपको 4% देना पड़ेगा, फिर 4 देना पड़ेगा, फिर 3 पे आ पाएंगे। ये कुछ व्यवस्था है। और एरियर भी कर्मचारी चाह रहे हैं, 2 डीए की किस्तें हुई, उसका एरियर भी नहीं मिला। वो भी कुछ कर्मचारियों की जो रिजेंटमेंट थी, जिस मुद्दों को लेकर हमने बात कही है। कल हमारे पास जीओआईटी के बच्चे भी थे साथ में, वो उनकी सिलेक्शन हुई है कमीशन से, उनकी अभी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, उसको लेके भी वो मिले हैं, मेरे साथ मिले हैं। हमने उसको भी बोला कि उनको भर्तियाँ उनको स्टेशन लौट किए जाए। और कुछ मुद्दे थे, शिक्षा विभाग के मुद्दे थे, जैसे डायरेक्टरेट का पुनर्गठन हो रहा है, उसको लेके भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि भाई आप उसमें आगे बढ़े, पर लेकिन वहाँ पर जो है वो शिक्षा के अंदर ब्यूरोक्रेसी को ना लगाया जाए। उसमें अगर डायरेक्टर जो है वो शिक्षाविद हो, उसमें हमारे जो शिक्षकों के जो पद है, डिप्टी डायरेक्टर्स के कुछ और पद जो है वो ख़त्म ना हो, उसमें जो है स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में ले और जल्दी इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि बड़ा अच्छा प्रयास है, शिक्षा गुणवत्ता के लिए बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास है। और भी कई मुद्दों पर बात हुई है, जैसे मैं विमल नेगी का जो जिस तरह से संदिग्ध हालतों में उनकी मौत हुई है, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए पूरा चर्चा का बाजार है कि इसमें बहुत कुछ इसके पीछे राज है, बहुत कुछ इसके पीछे छिपा है। तो उन सब चीज़ों को लेके भी हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। जो बड़े अधिकारी इसके पीछे हैं, जिस तरह से इसको आज देखा जा रहा है,
और तो उस सब का खुलासा होना चाहिए, उसमें हाई पावर की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी निकले। मछली पे जब हाथ पड़ेगा तो छोटी मछली अपने आप को पकड़ में आ जाएगी, इस तरफ ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। और पूरा इसका हकीकत क्या है, इसके पीछे क्यों इस तरह का उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे कर्मचारी और भी परेशान हैं, कई सारी बातें आती है और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से मतलब सबको जीने का अधिकार है, सबको जो है अपनी नौकरी करने का अधिकार है। तो मतलब इस तरह के जो मामले वो नहीं आने चाहिए। चाहूँगा जो हुआ वो दुखद है, उनको भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी, उनको रजिस्ट करना चाहिए था, संगठनों से बात करनी चाहिए थी, परिवार से बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए थी। पर वो जो होना था वो हो गया है, उसके ऊपर क्या चर्चा करें अब। लेकिन भविष्य में भी बाकी कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी बात को रखे, अपनी बात को रखने का एक डेमोक्रेटिक तरीका है, डेमोक्रेटिक अधिकार है। हालांकि इससे पहले मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बड़ी प्रताड़नाएँ मैंने भी झेली है, मैं तो उसको सर स्वीकार किया और मैं स्ट्रगल किया, फाइट किया, अपनी बात रखता था, मीडिया में खुल के बात करता था। मतलब प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं आने दे कर्मचारी, प्रेशर को आपको बाहर को उठाता है। कानून व्यवस्था है वो अपना काम करती है, उनको करना चाहिए और अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को देखना है और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ऐसी स्थिति हिमाचल में नहीं है। हाँ, नशे की बात जो आपने कही वो प्रचलन थोड़ा बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी पूरी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, पूरी हमारी जो पुलिस का आला महकमा है वो काम कर रहा है। पर बच्चों को इससे बचाया जाए, इसके लिए विशेषकर मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ जो शिक्षकों की एक संस्था है उसके बैनर तले हम भी शिक्षकों के माध्यम से जो है समाज के अंदर इस तरह का एक प्रचार कर रहे हैं और एक बड़ा एक अभियान छेड़ रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से इससे दूर किया जाए, जो बच्चे संलिप्त हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन बच्चों को जो है वहाँ से बाहर निकालने में हम किस तरह की मदद कर सकते हैं, बीइंग ए शिक्षक, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। लोअर खरहाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने वाले उठाऊ सिंचाई योजना के तहत बारी बिहाल स्थित पंप हाउस में चोरी की वारदात सामने आई है। शातिर चोरों ने पंप हाउस से कीमती उपकरण चुरा लिए, जिससे किसानों को सिंचाई व्यवस्था बाधित होने की आशंका है। चोरी की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द पंप हाउस को दुरुस्त करने की मांग की ताकि सिंचाई सुविधा प्रभावित ना हो। यह घटना क्षेत्र में 1 महीने के भीतर दूसरी चोरी है। इससे पहले एक अन्य पंप हाउस में भी चोर तारे चुराकर फरार हो गए थे। लगातार हो रही इन घटनाओं ने ग्रामीणों में चिंता बढ़ा दी है और जल शक्ति विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय निवासी चमन ठाकुर ने कहा कि गर्मियों के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे में पंप हाउस को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पंप हाउस की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो वे विभाग और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कोट गांव में नशे के कारोबार की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस टीम ने एक आरोपी के घर से विदेशी पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोट गांव का अशोक कुमार नशे के कारोबार में संलिप्त है। इसके बाद भराड़ी थाना प्रभारी अनूप कुमार ने डीएसपी घुमारवी से अनुमति लेकर 10 सदस्यीय टीम के साथ शनिवार सुबह उसके घर छापा मारा। जैसे ही पुलिस घर में दाखिल होने लगी, आरोपी के पिता ने टीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन मशक्कत के बाद पुलिस अंदर प्रवेश करने में सफल रही। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान अशोक के कमरे में बेड की दराज से मेड इन यूएसए लिखी एक विदेशी पिस्टल मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह पिस्टल 9 गोलियां एक साथ भरने में सक्षम है। पुलिस ने जब आरोपी से हथियार का लाइसेंस मांगा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी ने कथित रूप से चिट्टा निगल लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि उसके शरीर में नशे की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह हथियार कहां से लाया गया और इसका उपयोग किस मकसद से किया जाना था। पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने शहीदी दिवस के अवसर पर जनता को शुभकामनाएं दी और शहीदों को नमन किया। उन्होंने लोगों से राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने और देश की एकता व विकास में योगदान देने की अपील की। सबसे पहले तो मैं देश के उन वीर सपूतों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी छोटी आयु में अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए दिया। मैं उनके चरणों में शत नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे देश में हमारे आज़ादी के लिए भगत सिंह जी जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे वीर सपूतों ने अपने प्राण हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। मैं ऐसे वीर सपूतों को जहां नमन करता हूं, वहीं मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पे मैं शिमला की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। तो मेरी अपील रहेगी उन सभी युवा साथियों से कि वे वीर सपूतों से सबक लें और जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर किया और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपनी इच्छाएं होती है उसके देश के लिए कुर्बान हुए, इस प्रकार का जज्बा हमारे युवाओं में पैदा हो और हम अपने देश को परम वैभव पे ले जाएं। और जो हमारा देश का, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक जो हमारा मिशन है राष्ट्र प्रथम का और देश को विश्व गुरु बनाने का, उसके ऊपर काम करें। हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को इन वीर शहीदों से, वीर सपूतों से सबक लेने की आवश्यकता है। इनके गुण थे, इनकी जो बातें थी, इनके विचार थे, उसे अपने जीवन में सार्थक करने की आवश्यकता है। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। हमारा प्रदेश गुंडों का, माफियाओं का और क्रिमिनल्स का अड्डा बनता जा रहा है। जिस प्रकार आपने देखा भी, कल या परसों पंजाब के युवक रात में आते हैं, एक ढाबे वाले को गोली मार के चले जाते हैं, उससे लूटपाट करते हैं, उसका जो दिन भर में उसने सेल की होती है उसे गले से उठाकर लेके जाते हैं। और उससे पूर्व आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर रैंक का एक अधिकारी, जिनका रहस्यमयी परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, पिछले कई दिनों से लापता पाए जा रहे थे, बहुत अनियमितताएँ हैं। और जबकि कल हमारा उनके परिवार से मिलना हुआ, उनके माताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाइयों और उनके बच्चों से मिलना हुआ, तो उनकी एक ही आवाज़ है, उनका एक ही कहना है कि हमें एक बार सही पता चले, हमें न्याय मिले। और उनका भी ये कहना है कि हमें उम्मीद नहीं है कि प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सही प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो मेरा भी और उनके परिवार का मानना है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच हो, जिससे निष्पक्ष जांच हो और किन कारणों से ये हालात बने, क्या परिस्थितियां रही होंगी, इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनके परिवार का भी ये मानना है। और ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इनके एक पूर्व विधायक पर गोलियां चली, लूटपाट की घटनाएं, अब चाहे खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है, इस प्रकार के जो हर रोज़ नई नई घटनाएं आती जा रही है। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ख़त्म है और मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अपनी मौज मस्ती में मस्त है अपने दोस्तों के साथ। मैंने पहले भी शायद एक दो इंटरव्यू में कहा है कि ये कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है सरकार। और इसके खिलाफ 27 मार्च को एक विशाल धरना प्रदर्शन जो विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के बाहर होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, पूरा हर वर्ग, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो, चाहे वो किसान बागवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर क्षेत्र में ये सरकार फेल साबित हुई है। और जिसके खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारा विधानसभा के बाहर होने जा रहा है। और मेरी अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस निकम्मी सरकार को बाहर उखाड़ फेंकने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने अपने 3 साल के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और परिणाम समय पर घोषित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करते हुए बीएड कोर्स को 4 साल का किया गया है। एचपीयू को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी है, जिससे 40-50 करोड़ रुपए का राजस्व स्वयं के संसाधनों से अर्जित किया जाएगा। न्यू एकेडमिक ब्लॉक जहाँ हमारी पुरानी डिस्पेंसरी है उसकी जगह हमारा एक नया एकेडमिक ब्लॉक जल्दी बनेगा। उसकी हमारी पीएम उषा से ग्रांट हमने एलोकेट की है। मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी बने, जैसा मैंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने काफ़ी पैसा खर्च किया इसको, लेकिन और भी वो लाइब्रेरी इज़ द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी जितनी अच्छी होगी और वही हमारा प्रयास है, तो लाइब्रेरी एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बने, उसके प्रयास के लिए हमने पीएम उषा से कुछ पैसा उस डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एलोकेट किया है। हमने रेनोवेशन और अपग्रेडेशन ऑफ वर्क के लिए हमने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के लिए और रेनोवेशन ऑफ एकेडमिक ब्लॉक्स बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कुछ, तो उसके लिए भी 28 करोड़ रुपया हमने एलोकेट किया है। ये पूरा का पूरा आने वाले समय में 2 साल के अंदर अंदर पूरी यूनिवर्सिटी में एक तरह से रेनोवेट हो जाएगी। स्मार्ट क्लासरूम को बनाने के लिए और लैब्स बनाने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, साइंस सेंटर के लिए एक साइंस सेंटर कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर बने, इस तरह का साइंसेस के लिए, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। तो 40 करोड़ रुपया हमने उसके लिए एलोकेट किया है। और सॉफ्ट कंपोनेंट्स जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है, आउटरीच एक्टिविटीज़ है, कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार्स हैं, इसके लिए 8 करोड़ रुपया हमने आईटी रोपड़ के साथ उसमें एक स्कीम है ANRF, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF के तहत पेयर करके PAIR, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, इसके लिए ग्रांट दी जाती है। हमारी यहाँ से टीम बनी थी, रमेश जी उसमें गए थे और भी हमारे महावीर जी हैं, नेगी जी हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, सभी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्टीमेटली ये प्रेजेंटेशन बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर में पेयरिंग में ANRF स्कीम में 10 करोड़ रुपया अभी हाल ही में विश्वविद्यालय को मिला है। नए अकेडमिक जो भवन है वो चाहे विश्वविद्यालय फेज 3 बहुमंजिला भवन का निर्माण है जो अंतिम चरण पे, जिसपे लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और लगभग तैयार है। पीएम उषा के तहत नया अकेडमिक ब्लॉक, जो कि मैंने पहले कहा कि पुरानी डिस्पेंसरी को हटा करके उसके लिए 9 करोड़ रुपये के तहत लगभग हमारा खर्च होगा। उसके लिए DPR बन चुकी है, पूरा खाका तैयार हो गया है। पीएम उषा के तहत ही हमने मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 10 करोड़ रुपया एलोकेट किया है, 10 करोड़ 16 लाख रुपया। पीएम उषा के तहत ही हमने UALS का हमने पहले बताया है, मैंने इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपया हमने किया है। परिसर 2 की DPR लगभग हमने तैयार कर दी है, सर्वे चल रहा है और बहुत जल्दी जो है हम वहाँ का काम भी शुरू करेंगे। हमारे पास पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है कि पार्किंग को बढ़ाया जाए, पार्किंग स्पेसेस को, उसके लिए हमने पैसा का प्रावधान किया है। एक हमने लगभग 26 करोड़ रुपया हमने ये सारा जो नया ये आएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी उसके पार्ट बने थे, और जो उस समय के मुख्यमंत्री जो आज ऑपोजिशन लीडर हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी, और कई जजेस भी। इस तरह से हमने लगभग 100 रत्न जो है उनको सम्मानित किया था। ये हमारी शुरुआत थी, बहुत बड़ा हमारा ये फंक्शन था, और उस समय में हमारे पास जो है 30 लाख रुपया वहाँ से आ चुका है, और मुझे लगता है 2 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से था, वो जब हमारे द्वारा एलुमनी मीट मैत्री के रूप में 15-16 जून 2024 को, ये तो हमने 2022 में करवाई थी अगस्त में, एक और फिर मैत्री के रूप में इसी के फॉलोअप में जो हमारा डिकेडल था 90s का, उसके तहत हमने जो कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने पेट्रोफ में डिनर भी होस्ट किया था, और उस समय में बहुत सी चीज़ें निकल कर के आई थी, और 2 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें देने के लिए कहा था, मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगा, और हमारा एलुमनी भवन भी बन करके ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एलुमनी भवन जो कि यहाँ से निकल करके गया है, कभी हमारे उस समय में कनाडा से, USA से, कई कंट्री से
जो पुराने यहाँ से निकल के वो भी आए थे, उन्होंने भी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। शहीदी दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए देश के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अमर बलिदानियों की कुर्बानियों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने युवाओं से प्रेरणा लेने और देश सेवा के प्रति समर्पित रहने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि शहीदों के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, देश की युवा पीढ़ी को अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संगोष्ठी में विभिन्न विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि अब इस पर प्रत्येक दिन चर्चा हो रही है और उस चर्चा के केंद्र बिंदु आप सभी लोग पत्रकार। इस नाते कि पहले मैं जब कुछ बोलता था तो एक आध जगह बात आती थी, अब तो रोज सब लोग बोल रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है कि जो नशा लोगों के घरों तक पहुंच गया था, अब उनको एहसास हो रहा है और वह उस नशे को अपने घर से दूर करना चाहते हैं। इस नाते प्रत्येक गांव से, घर से इस बात की आवाज़ उठ रही है और वास्तविकता भी यही है कि अगर हिमाचल को देखो कि सभी लोगों को इसी बात को कहना पड़ेगा कि नशा भगाओ, हिमाचल बचाओ।